स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विथ बुक प्रॉफिट क्वेश्चंस. सो अपन ने लास्ट लेक्चर में 7 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. आज आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. XYZ Limited P&L account for the year ended 31st March 20 shows net profit of 75 lakh after debiting credited following items. मतलब नीचे जो दिया वो एडलेस करके ये अमाउंट आया है 75 lakhs. डेप्रिसिएशन 24 लाख इंक्लूडिंग 4 लाख ऑन रिवैल्यूएशन. आगे इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ₹6 लाख. ओके. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 लाख. प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटी 2 लाख. ट्रांसपोर्ट टू GR 5 लाख. नेट एग्री इनकम 16 लाख. Next, amount withdrawn from reserve created during 15-16 3 lakh. Book profit was increased by amount transferred to such reserve in assessment year 16-17. Okay. Brought forward loss and unabsorbed depreciation as per books are 12 lakh and 10 lakh respectively. Compute minimum alternate tax under 115 JB for assessment year 20 and 21. ठीक है. अभी मैं एक एक मैंने जिस प्रॉब्लम पढ़ा है मैं आपको एक एक पूरा एक्सप्लेन करता हूँ. तो पहले लिखो स्टार्टिंग पॉइंट जो है अपना 75 lakhs. देखो 1 by 1. पहला ना ये 75 लाख एडलेस करके हुआ है, मतलब अपन जो फॉर्मेट फॉलो किया है वो एडलेस होगा. देखो डेप्रिसिएशन 24 लाख, इसमें 4 लाख ऑन रिवैल्यूएशन है. याद करो ऐड आइटम्स अपन ने पढ़े थे कि रिवैल्यूएशन का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है. ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस हुआ है. तो ये एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है. अगर माइनस नहीं हुआ है तो अगेन माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर बराबर ही हुआ है. ठीक है. सो बुक प्रॉफिट करते समय क्या करना है? रिवैल्यूएशन पोर्शन पे जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड बैक करना है. तो अपन 4 लाख ऐड कर दो पहले. अगेन इसके दो सिस्टम है. अच्छा अपन दो सिस्टम, पहले 24 को अपन ऐड करेंगे यहाँ पे एंड नीचे 20 को माइनस करेंगे. मैंने फॉर्मेट दिया है, कहाँ पे गया ये. तो 24 ऐड होगा, 20 माइनस होगा, तो ओवरऑल तो 4 ऐड ही होगा. तो ये एग्जाम में आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं. सो फिर आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मेट में 2 बार दिया है. ऊपर बोला है कि पूरा डेप्रिसिएशन ऐड करो एंड नीचे बोला है कि अदर देन रिवैल्यूएशन 20 लाख जो है माइनस करो. सो अल्टीमेटली 4 ऐड बैक ही हो जाएगा. तो कैसे भी करो, दोनों चलेगा. नेक्स्ट, नाउ इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट पेड. हाँ, मतलब ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ. अपन ने बुक प्रॉफिट का फॉर्मेट पूरा पढ़ा है. आई होप आपने 2 बार पढ़ा है. तो उसमें जो ऐड है और जो लेस है उसी का एडजस्टमेंट होगा. तो बताओ उस ऐड लेस में कहीं पे भी इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी दिया है क्या? नहीं. तो इसका कुछ भी नहीं करना है अपने को. तो एग्जाम में ऐसे भी चीज़ें आएंगी जो उस फॉर्मेट में नहीं है. दोस्तों वो फॉर्मेट रिजिड है, उस फॉर्मेट के बाहर कुछ भी चीज़ें आती है तो आपको इग्नोर करना है. सो ये जो एडलेस वाला पार्ट है ये अपने फॉर्मेट में नहीं है तो अपन उसको इग्नोर करने वाले हैं. हाँ, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सेक्शन 43 भी अप्लाई होता है. आपने पढ़ा एग्जीक्यूटिव में. एंड इनकम टैक्स में ये इंटरेस्ट एड बैक होगा एज पर सेक्शन 43B. बट ये बुक प्रॉफिट है. बुक प्रॉफिट में फॉर्मेट में इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, इसलिए अपन इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे. मतलब ये जो डेबिट हुआ है वो अलाउड है ना, उसको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है. जो ऐड बोला है उसको ऐड करना है. हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये बोला है एनी प्रोविजन नॉट अलाउड. ऐड करो 1 लाख. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 लाख. आगे प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन लायबिलिटी. मैंने कहा था अगर लायबिलिटी अनएसर्टेन है तो उसका प्रोविजन अलाउड नहीं है. मैंने आपको ग्रेच्युटी का एग्जांपल दिया था. तो ये लायबिलिटी जो है अनएसर्टेन है, अलाउड नहीं है, ऐड बैक होगा. तो ये भी ऐड करो 2 लाख. नेक्स्ट,
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये भी ऐड होगा, एनी रिजर्व नॉट अलाउड, ये भी ऐड करो, ठीक है। आगे नेट एग्रीकल्चर इनकम 16, अभी देखो ये इनकम में ऐड हुआ है क्योंकि ये जो 75 लाख है ये सब एडलेस करके हुआ है, तो एग्री इनकम ऑलरेडी इनकम में ऐड हुआ है ना। देखो इसके बारे में बोला है, अपन ने पढ़ा था कि जो इनकम एग्जेम्प्ट है अदर देन 1038, अदर देन लॉन्ग टर्म, वो इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा और उसके एक्सपेंस भी क्या किए जाएंगे, ऐड बैक किए जाएंगे। तो आपने को इस इनकम को हटाना है क्योंकि बुक प्रॉफिट निकालते समय एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस किया जाएगा, ऐसा फॉर्मेट में लिखा है। तो एग्री इनकम जब हटाएंगे तो इनकम कम होगा, तो इसको माइनस में लिखो 16 लाख, ठीक है। आगे अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग 15, 16, 3 लाख, बुक प्रॉफिट वॉज इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट। अभी देखो लॉजिक लगाओ, एनी रिजर्व इज नॉट अलाउड, तो आपने 15-16 में रिजर्व क्रिएट किया था तो वो 3 लाख अलाउ नहीं किया, मतलब वो उसी इसमें ऐड हुआ है, वो जो 15-16 है वो उसी में 3 लाख क्या हुआ है, ऐड बैक हुआ है, उस साल वो ऑलरेडी ऐड हो चुका है। एंड देखो क्या लिखा है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, ये रिजर्व आपने इस साल विड्रॉ किया है तो ये रिजर्व का अमाउंट ऊपर के 75 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये 3 लाख दो बार ऐड हो रहा है। जब क्रिएट किया था तो अपन ने ऑलरेडी इनकम में ऐड किया है, एंड जब विड्रॉ के वो P&L के क्रेडिट में आया है और वो P&L के क्रेडिट में है, मतलब नेट प्रॉफिट जो है 75 वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। तो 3 लाख दो बार ऐड हो रहा है क्योंकि जब क्रिएट किया था तभी इनकम में ऐड किया था, एंड विड्रॉ कर रहे हैं तो भी अगर इनकम में ऐड करेंगे तो एक चीज़ 2 अलग अलग साल में 2 बार टैक्सेबल हो रही है, इसलिए अब इसको क्या करना है, माइनस करना है। सो एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व माइनस करो एंड एनी अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करो। तो ये माइनस करो ताकि डबल टैक्सेशन ना हो। कितना अमाउंट है, 3 लाख। नेक्स्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। ये देखो लेस में लिखा है बुक प्रॉफिट में कि एज पर बुक्स, एज पर अकाउंट्स, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हो या बिजनेस लॉस, विच एवर इज लेस, छोटा अमाउंट माइनस करना है। तो ये 12 लाख है और ये 10 लाख है। पता है कौन सा अमाउंट छोटा है, 10 लाख छोटा है, तो 10 लाख को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। चलो अभी पहले टोटल लो लेस का, 20 लाख प्लस 16 लाख प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, ये आ रहा है 40 लाख। देन 75 लाख, 24 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ये आ रहा है 1,70 लाख, सॉरी 1,07 लाख आ रहा है, सॉरी। अब इसमें 40 को माइनस करो, सो 1,07 लाख, 40 नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ये 10 लाख है क्या, एक मिनट गलत हुआ है, गलत, ये 49 आएगा, हाँ 20 प्लस 16 36 39 49, हाँ। सो 1,07 लाख माइनस 49 लाख, 58 लाख आपका आ गया बुक प्रॉफिट। ठीक है, सो बुक प्रॉफिट कितना आ गया, 58 लाख। अब इस पे अपन टैक्स निकालेंगे 18.5% इंटू 18.5%। सर आप कंपेयर क्यों नहीं करने, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स नहीं दिया है। 75 लाख अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, अपने को इनकम टैक्स का प्रॉफिट चाहिए, तो अपन दोनों कंपेयर करेंगे एंड फिर विच इज हायर। अगर एग्जाम में इनकम टैक्स का प्रॉफिट नहीं दिया तो फिर डायरेक्टली इसका 18.5%, सो 58 लाख इंटू 18.5% आ रहा है 10,73,000। इसमें सरचार्ज नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सेस आएगा 4% इंटू 4%, 42
920 प्लस 10,73,000 115 नहीं 5920. सो दिस इज द टैक्स पेएबल. अच्छा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, आप एडजस्ट कर लेना. ये एक्चुअली यहाँ पे चाहिए 42920 फिर 920 So 11,15,920 is the amount of tax payable. So ये इतना ही सिंपल क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आता है. और अगर मैंने कहा था कि आप स्टेटमेंट फॉर्म में करो, नेट प्रॉफिट, एड आइटम्स, लेस आइटम, ऐसा फॉर्मेट फॉलो किया तो भी चलेगा, या एक के नीचे एक लिखा तो भी चलेगा, कोई अड़चन नहीं है. इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fun India Limited has carried forward MAT credit of 2 lakh in 1920. मतलब लास्ट ईयर का MAT क्रेडिट क्या अपन ने पढ़ा है, वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस साल 2 लाख. इन प्रीवियस ईयर 1920 कंपनीज टोटल इनकम एंड बुक प्रॉफिट अंडर 115JB आर 5 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली. देखो आपको अभी दोनों दिया है ना, टोटल इनकम भी दिया है और कितना दिया टोटल इनकम 5 लाख एंड बुक प्रॉफिट दिया है 8 लाख. ठीक है. कंप्यूट टैक्सेबल बाय कंपनी फॉर AY 2021 एंड द अमाउंट टू बी कैरिड फॉरवर्ड. मतलब कुछ अगर इस साल का भी मैट क्रेडिट आ रहा है तो ठीक है. अभी देखो आपको दोनों प्रॉफिट दिया इस बार. टोटल इनकम मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इनकम टैक्स के हिसाब से 5 लाख प्रॉफिट है एंड बुक प्रॉफिट कितना है 8 लाख. तो देखो मैंने 2 कॉलम किए हैं. तो जो A है वो बुक प्रॉफिट का है एंड जो B है वो इनकम टैक्स का है. तो चलो नाउ व्हाट इज द टैक्स रेट, पहले भी लिखता हूँ यहाँ पे. बोलो कितना आएगा टैक्स रेट. मैं ऊपर लिखता हूँ. बुक प्रॉफिट कितना दिया मैंने, ये 8 लाख है और ये 5 लाख है. ठीक है. सो 8 लाख इंटू करो 18.5%. 8 लाख इंटू 18.5%, 1,48,000 एंड 5 लाख का 30%. 1,50,000. ठीक है. सरचार्ज नहीं आएगा क्योंकि दोनों इनकम 1 करोड़ के अंदर है. अच्छा, मेरे को काफ़ी बार व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये सरचार्ज के बाद चेक करना है सेस के बाद. सही, आप कैसे भी करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है ना. तो बेटर ऑप्शन क्या है, देखो अभी क्या करना है, अगर आपको डाउट है तो आप पूरा निकाल के कंपेयर करो, बेटर रहेगा. मतलब टैक्स सरचार्ज सेज पूरा ऐड करके कंपेयर करेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. ओके. इसलिए मैं दोनों निकाल रहा हूँ. तो आप क्या करो एग्जाम में, अगर आपको डाउट है तो पूरा कैलकुलेशन करो एंड फिर जो हायर हो पे करो ताकि कंफ्यूजन ना हो. ओके. तो अब इसमें अभी क्या आएगा, ये आ गया 148. नाउ 4%. अच्छा, सेस ऐड करने का रहेगा ना, तो करो 1,48,000 इंटू 4%. ये आ रहा है 5,920 और ये आएगा 6,000. तो टोटल टैक्स आएगा ये 1,56,000 एंड ये आएगा 148, 153,920. बोलो कौन सा टैक्स ज़्यादा है, इनकम टैक्स के हिसाब से ज़्यादा है या बुक प्रॉफिट? इनकम टैक्स के हिसाब से ज़्यादा है. सो दिस इज़ हायर अमाउंट. तो आपको जो टैक्स पे करना है वो ये पे करना पड़ेगा. कौन सा? 156,000. नाउ अभी याद करो, अपने पास 2 लाख का मैट क्रेडिट है. मैट क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए 2 कंडीशंस है. याद से रिवाइज करो. पहला, आपका नॉर्मल टैक्स का प्रॉफिट मैट से ज़्यादा होना चाहिए. हो रहा है कि देखो हो रहा है यहाँ पे. नॉर्मल टैक्स का प्रॉफिट है 1,56,000. इज दिस ग्रेटर देन मैट प्रॉफिट? यस. मैट के हिसाब से टैक्स इतना आ रहा है 153,920 एंड आपका कितना आ रहा है 156. तो इज दिस हायर देन मैट? यस. तो आप एडजस्ट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2 पर मैंने कहा कि एडजस्ट कितना करना है,
एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट दे रहे हैं वो मैट के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है विच इज़ 153,920 उससे ज़्यादा होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप 1,56,000 में से अगर 2 लाख माइनस करते हो तो देखो, सो 1,56,000 है एंड एज पर मैट कितना है? कितना है मैट पर मैट? 153,920। तो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ कितना आएगा? 1,56,000 माइनस 153,920, 2,080। इतना ही दोस्तों मार्जिन है। कितना मार्जिन है? 2,080, उतना ही मार्जिन है। तो आप 2 लाख एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लाख एडजस्ट करेंगे तो निगेटिव में चला जाएगा। क्योंकि आप एडजस्ट करने के बाद जो पे कर रहे हो मिनिमम 18.5 होना चाहिए ना, 18.5 के नीचे जाके नहीं चलेगा। मैं एडजस्ट कितना करूँगा? 2,080 करूँगा। हाँ, अगर ये डिफरेंस 2 लाख से ज़्यादा रहता तो मैं पूरा 2 लाख करता। तो माइनस करो 2080, फिर आपको पे करना है गवर्नमेंट को 153,920। 153,920। तो आपको समझ में आया क्या? मैंने क्या किया कि जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है और मैट, उसका डिफरेंस निकाला, 2,080 का है। उससे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा एडजस्ट किया तो फिर वो मैट के नीचे चला जाएगा, जो अलाउड नहीं है। तो 2 लाख में से इतना एडजस्ट होगा, बाकी का कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके, नाउ तो देखो अभी कितना होगा कैरी फॉरवर्ड? लास्ट ईयर का मैट क्रेडिट 2 लाख था। कितना था? 2 लाख। अपन ने इस बार कितना एडजस्ट किया? 2,080 एडजस्ट किया, तो कितना आएगा बताओ? 197,920। इतना कैरी फॉरवर्ड होगा। इतना क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। ऐसे ये एग्जाम में मैट के क्वेश्चंस करने कैरी फॉरवर्ड के। देख लो, कोई डाउट है तो बोलो। तो क्या करना है? पहले पूरा टैक्स निकालो एज पर इनकम टैक्स, देन फाइंड आउट एंटायर टैक्स एज पर मैट, सेज सरचार्ज जो है सब कुछ फिर कंपेयर करो, विच एवर इज हाइयर उतना आपको भरना है। एंड अगर वो हाइयर एज पर इनकम टैक्स है तो ही आप मैट क्रेडिट एडजस्ट कर सकते हो। मैट क्रेडिट कितना एडजस्ट होगा? वो एडजस्ट करने के बाद जो अमाउंट आप दे रहे हो वो 18.5 के हिसाब से जो टैक्स आ रहा है उससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंस निकाल के साथ में रखने का कि 2,080 का मार्जिन है, उससे ज़्यादा अपन एडजस्ट नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा एडजस्ट करेंगे तो और अपन नीचे चले जाएंगे। बस ये सिंपल लॉजिक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द P&L account, the profit as per P&L account of Mrs. ABC Limited is 50 lakh. You are required to compute liability of company under 115 JB after taking into account following considerations. तो 50 लाख का प्रॉफिट दिया है, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट बोला है, मतलब अगेन ये ऑलरेडी एडलेस हुआ है तो उसका ही एडलेस होगा। मतलब ये ऑलरेडी उसका इम्पैक्ट 150 पे हुआ है, 150 नहीं 50 लाख पे हुआ है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20 लाख दिया है, ओके, जिसमें करंट टैक्स 15 लाख है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 लाख है, डिफर्ड टैक्स 2 लाख है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10 लाख है, ओके। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट 10 लाख है, ओके। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिजर्व 12 lakh and credited to P&L account, okay. Amount withdrawn from revaluation reserve directly credited to जनरल रिजर्व अकाउंट 8 lakhs, ठीक है। तो ये सब एडलेस करके आया है 50 लाख। देखते हैं अपन, तो पहले लिखो 50 लाख। अभी देखो ये मैंने एक आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट एडलेस, या कॉलमनर फॉर्म में भी कर सकते हैं। चलो अभी 1 by 1 पहले बोलो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20 लाख, उसमें करंट टैक्स इंक्लूड है, इनकम टैक्स ऐड बैक होता है, ऐड में लिखा है, डिविडेंड टैक्स भी ऐड होता है और डिफर्ड टैक्स भी ऐड होता है। तो ये तीनों 20 लाख पहले ऐड कर दो, अलग अलग लिखा है मैंने यहाँ पे। सो कितना ये 15 लाख, ये 3 लाख,
और ये 2 लाख, ये तीनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा। दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पता है वो भी क्या होगा, ऐड होगा, वो भी अलाउड नहीं है, तो कितना है वो 10 लाख, वो भी ऐड होगा। आगे नाउ अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट, बोलो। तो ये P&L में ऐड हो चुका है, क्या हो चुका है, P&L में ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ऐड हुआ है मतलब इनकम में ऑलरेडी ऐड हुआ है, तो या तो ये लेस होगा या तो कुछ भी नहीं होगा। अभी आप लेस का पूरा फॉर्मेट पढ़ लो। लेस में अगर लिखा है कि अमाउंट फ्रॉम विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व माइनस होगा तो माइनस करेंगे। देख लो एक बार लेस का फॉर्मेट, देखो आपको मिल रहा है क्या लिखा है, क्योंकि हमने पढ़ा ना अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, हमने पढ़ा है रिजर्व को कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एंड कोई भी रिजर्व से विड्रॉ किया तो माइनस करते हैं, क्योंकि जब आपने रिजर्व क्रिएट किया था उसी साल वो इनकम में ऐड हो चुका था। जब उसमें मैं विड्रॉ करता हूँ उसमें आप और एक बार इनकम में ऑलरेडी ऐड है, तो 2 बार ऐड हुआ है। जब क्रिएट किया था रिजर्व तो भी इनकम में ऐड है, नाउ विड्रॉ किया तो भी क्रिएट में आ चुका है, तो ये 2 बार टैक्स हो रहा है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो ये 12 लाख को हटा दो। नेक्स्ट अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व डायरेक्टली क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व। अभी इसका मैंने आपको लॉजिक बताया था, सुनो जरा, मैं रिवाइज करता हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने एसेट का रिवैल्यूएशन किया है, ठीक है। जिस साल एसेट डिस्कार्ड होगा, जिस साल आप उसको बेच दोगे, उसको P&L में लेके आना है, मतलब उसको इनकम मानना है। आपने क्या किया, बैलेंस शीट में ही रिवैल्यूएशन रिजर्व से उसको ऊपर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि वो अकाउंटिंग एंट्री है। अकाउंटिंग में वैसे ही होता है कि जब भी कोई रिजर्व की रिक्वायरमेंट नहीं होती है या उसका पर्पस खत्म होता है, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अकाउंटेंट ने एंट्री बराबर किया है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व का अकाउंट शिफ्ट करके उसको ट्रांसफ़र कहाँ पे किया है, जनरल रिजर्व में। लेकिन बुक प्रॉफिट में क्या बोला है कि उसको P&L क्रेडिट में लेके आओ, तो ये P&L क्रेडिट में अपन लेके नहीं आए हैं क्योंकि अपन ने रिजर्व में ऐड किया है। तो जब मैं उसको P&L क्रेडिट में लेके आऊँगा, लॉजिक लगाओ, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, ये अकाउंटिंग हुआ है, बट ये रिवैल्यूएशन में ऊपर उन्होंने जर्नलिज्म में शिफ्ट किया है। तो लायबिलिटी में खाली उसका पोजीशन चेंज हो गया है, रिवैल्यूएशन का बैलेंस कम हो गया और GR में ऐड हो गया। लेकिन बुक प्रॉफिट में क्या बोला, उसको P&L क्रेडिट में लेके आओ। तो लॉजिक लगाओ, जब मैं उसको P&L क्रेडिट में नहीं लेके आया हूँ, जब मैं लेके आऊँगा P&L क्रेडिट में, सोचो नेट प्रॉफिट क्या होगा। जब P&L क्रेडिट में आइटम बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसको ऐड बैक करना इनकम में, क्योंकि ये P&L में क्रेडिट होना चाहिए था, आप क्रेडिट क्लेम करना भूल गए। तो ऐड करो 8 लाख, और ये माइनस होगा। चलो क्वेश्चन खत्म करो, ऐड फटाफट। तो 50 लाख प्लस 15 65 प्लस 3 68 प्लस 2 70 70 प्लस 10 80 80 प्लस 8 88 लैक्स लेस 12 लाख। कितना आ रहा है, 76 लाख आ रहा है। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? एकदम सिंपल है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। अब ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इस पे मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर करने की कोशिश की है। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है, मतलब आपके डाउट्स कम हो जाएंगे। और देखो, मतलब बाकी आपने कोई भी रिवाइज नहीं किया तो चलेगा, बट एग्जाम के एक दिन पहले ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज करना। तो इसमें IMP लिख के रखना, 5 स्टार प्रोविजन, मतलब 5 स्टार क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें मैंने मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कवर किए हैं। चलो पहला, GMP लिमिटेड अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 13,60,000 आफ्टर डेबिट क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स टू इट्स P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आइटम्स डेबिटेड टू P&L अकाउंट, इतना सारा चीज़ें डेबिट हो चुका है और ये डेबिट क्रेडिट करने के बाद 13,60,000 इनकम है। ओके, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया है, इंटरेस्ट दिया है, देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया है, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स। एक बार आप पूरा प्रॉब्लम पढ़ लो, क्या क्या डेबिट हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या क्या क्रेडिट हुआ है। तो देखो ये पूरा डेबिट का लिस्ट दिया है,
नीचे पूरा क्रेडिट का लिस्ट दिया है एंड प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया है। तो ऐसे 3 पार्ट में डेटा दिया है। पार्ट ए जो पीएनएल में डेबिट हुआ है, पार्ट बी जो पीएनएल में क्रेडिट हुआ है, और ये एडलेस करके नेट प्रॉफिट दिया है 13,60,000। यानी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मतलब वो एक्स्ट्रा है, ऊपर कंसिडर नहीं किया गया है। एंड लास्ट पॉइंट दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ 115 JB of the Income Tax Act and compute book profit tax credit if any to be carried forward assuming that total income as per income tax। देखो 9 लाख दिया है। देखो अभी अपन कंपेयर कर सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट का प्रॉफिट होता है ना, वो कंपेयर नहीं करना है, वो अकाउंट के हिसाब से है। तो देखो इनकम टैक्स के हिसाब से 9 लाख दिया है, तो 9 लाख पे मैं टैक्स निकालूंगा, प्लस जो अपन बुक प्रॉफिट निकालेंगे मैं उस पर टैक्स निकालूंगा। एंड उसमें से जो हायर है उस पर अपन टैक्स क्या करेंगे, वो टैक्स अपन गवर्नमेंट को पे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे। देखो पहला, चलो पहले अपन देखो, पहले बताओ अपन 5 चीज़ों का डिस्कशन करते हैं, है ना। बड़ा क्वेश्चन है, बोलो। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऐड होगा क्योंकि ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स वो भी ऐड होगा, डिविडेंड वो भी ऐड होगा, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स वो भी ऐड होगा, है ना। तो ये चारों क्या होंगे, ऐड होंगे, है ना, क्योंकि वो बुक प्रॉफिट में लिखा है कि अगर ये चीज़ें आपने पीएनएल में डेबिट की है तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए इन सबको क्या करो, ऐड बैक करो। तो 2,50,000, 18,000, 40,000 और 16,000 अपन इसको पहले ऐड बैक कर लेते हैं। आइए सो लिख दो सब लोग, पहले इनर कॉलम में लिखो 2,50,000, देन 18,000 एंड 40,000। तो ये टोटल प्रोविजन कितना हो गया, 250 प्लस 40, 290 प्लस 18, 3,08,000 प्लस डिफर्ड टैक्स का कितना दिया है 16,000। तो ये हो गया पहले 4। आराम से करो भाई, नहीं है, लिख दो, है ना। तो ये तीनों प्रोविजन मैंने कंबाइन कर दिए। आप अलग अलग भी लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऐड ही होने वाला है। तो ये हो गए पहले 4। आगे हो गया सबका, ओके। नेक्स्ट, नाउ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ना थोड़ा अगेन फॉर्मेट रिवाइज करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बुक प्रॉफिट का फॉर्मेट रिजिड है, उसमें जो ऐड बोला है तो ही ऐड होगा। बताओ ऐड में आप चेक कर लो, कहीं पे भी एसटीटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब इसका डिडक्शन बुक प्रॉफिट में भी अलाउड है। इस खर्चे को ऐड बैक नहीं करना है, मतलब क्या है, ये खर्चा बुक प्रॉफिट निकालने के लिए भी क्या है, अलाउड है। इनकम टैक्स में भी अलाउड है और बुक प्रॉफिट में भी क्या है, अलाउड है। तो एसटीटी को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपने ऐड के फॉर्मेट में कुछ भी नहीं लिखा है। आगे ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व लिखा है, ऐड बैक करना है तो 45,000। एंड करस्पॉन्डिंगली अगर अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व आता है तो उसको भी क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि देखो रिजर्व क्रिएट करते समय ही अपन इनकम में ऐड कर रहे हैं। तो जब उसमें से विड्रॉ होगा तो आगे ना ऐड नहीं करेंगे, उसको हटा देंगे अपन। तो 45,000 को ऐड करो, ऐड किया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी बेस्ड ऑन एक्चुअरियल वैल्यूएशन, मतलब ये अनएसर्टेन ही है, ये एसर्टेन लायबिलिटी है। दोस्तों कौन सा प्रोविजन ऐड बैक होता है, अनएसर्टेन वाला प्रोविजन ऐड बैक होता है। एक्चुअरियल ने वैल्यूएशन क्या मतलब क्या, हु इज एक्चुअरियल, मैंने आपको कहा था कि जो लोग आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको कितना ग्रेचुइटी एग्जैक्टली देना पड़ेगा, वो आपको आज ही बताते हैं। तो अपन अंदाजे से प्रोविजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हमको पता है कि इस एम्प्लॉय को हमको 14 लाख रुपीस देना है, तो उसके हिसाब से हम प्रोविजन कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ एसर्टेन लायबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर एसर्टेन लायबिलिटी अलाउड है, प्रोविजन फॉर अनएसर्टेन लायबिलिटी ऐड बैक करना है। तो ये अनएसर्टेन नहीं है, एसर्टेन है क्योंकि एक्चुअल ने आपको बताया है। तो इसका तो ये ऑलरेडी डेबिट हुआ है, ये बराबर डेबिट हुआ है क्योंकि ऐड बैक किसको किया जाएगा, जो अनएसर्टेन है। व्हाट इज अनएसर्टेन सर, जो कंपनी ने खुद होकर डिसाइड किया कि एम्प्लॉय को शायद 20 लाख रुपए लगेगा देने के लिए, करो प्रोविजन, उस टाइप का प्रोविजन अलाउड नहीं है।
बट यहाँ पे उस एक्चुअल ने प्रॉपर आके इवैल्यूएशन किया है कि कितना आपको पैसा लगेगा, तो फिर वो अलाउड है। तो ये बराबर रिकॉर्ड हुआ है, कुछ भी नहीं करना है। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन द वैल्यू ऑफ एसेट 11,000, ये अपन ने पढ़ा था, इसको ऐड करना है, तो 11,000 को ऐड करो। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, ये दोनों भी क्या होता है, ऐड होता है। हमने पढ़ा था डिविडेंड अलाउड नहीं है, तो 27,000 एंड 20,000 दोनों ऐड करो। देखो कहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे। तो ये 47 ऐड करो, ठीक है। डिविडेंड अलाउड नहीं है, बुक प्रॉफिट के फॉर्मेट में लिखा है कि प्रपोज डिविडेंड फिर इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो, ऐड होगा। प्रोविजन फॉर डिविडेंड ऐड होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी क्या होगा, ऐड होगा। आगे, ठीक है, तो यहां तक सब हो गया ना। आगे, एक्सपेंडिचर टू एन एग्री इनकम। देखो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसका इनकम भी हटाया जाएगा और उसके खर्चे भी क्या होंगे, ऐड बैक। तो ये इनकम एग्जेम्प्ट है। अदर देन 1038, कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है, अदर देन 1038 कोई भी इनकम अगर एग्जेम्प्ट है, तो नीचे से इनकम को भी हटा देंगे और ऊपर उसको खर्चे को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये ऊपर उसका खर्चा ऐड करेंगे एंड बाद में नीचे से एग्री इनकम को हटा देंगे। तो ऐड करो 7,000, ऐड करो, ठीक है, किया सबने ऐड। आगे, एक्सपेंडिचर टू एन लॉन्ग टर्म गेन एग्जेम्प्ट अंडर 1038। हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म गेन वाला चलता है मैट में, हमने देखा है ना कि लॉन्ग टर्म गेन जो है अंडर सेक्शन 1038 वो अलाउड है, उसका खर्चा, मतलब उसका इनकम भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मैट इज एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म गेन ऑल्सो। बाकी इनकम जो एग्जेम्प्ट है ना उसको इनकम टैक्स में कंसिडर किया जाता है ना मैट में, इसलिए हम बाकी अदर एग्जेम्प्ट इनकम को हटाते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेन है, इवन दो वो एग्जेम्प्ट ही है, लेकिन उसके ऊपर मैट अप्लाई होगा। उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मैट अप्लाई होगा। एंड अगर आपको लेटेस्ट अमेंडमेंट इनकम टैक्स का पता है, अगर आपने फाइनेंस एक्ट 2018 पढ़ा है, तो ये लॉन्ग टर्म गेन भी अभी टैक्सेबल हो चुका है। बट एनीवे मैट में उसके चेंजेस नहीं हुए, तो आपको अमेंडमेंट पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये खर्चा अलाउड है ना, इसका कुछ भी नहीं करना है। 1038 छोड़ के कोई भी अगर एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसके खर्चे को ऐड करो। लेकिन ये 1038 का तो ये खर्चा भी चलेगा और उसका इनकम भी माइनस नहीं होगा, दोनों ओके हैं। मतलब लॉन्ग टर्म गेन पे मैट लगता है इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन एग्री इनकम पे मैट नहीं लगता है, ये गवर्नमेंट आपको बोलना चाहती है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर टू एन डिविडेंड इनकम। लॉजिक लगाओ, अगर डिविडेंड का खर्चा डिसअलाउड है तो डिविडेंड अर्न करने के लिए जो खर्चा किया वो भी अपन ऐड बैक करते हैं, तो उसको भी ऐड करो 3,000। सो ये टोटल आएगा 10,000। आगे, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग 17,000 ऑन रिवैल्यूएशन। हाँ मतलब ये देखो, मतलब 17,000 को ऐड बैक करना है। दिखाने के दो तरीके, पहले 42 ऐड करो, 25 माइनस करो, ऑटोमेटिक 17 ऐड हो जाएगा, या फिर ओनली 17 को ही ऐड करो। कैसे भी करो, आंसर सेम ही आने वाला है, खाली ग्रुप का एडलेस का टोटल बदलेगा, लेकिन ओवरऑल आंसर नहीं बदलेगा। तो देखते मैंने फॉर्मेट में क्या लिखा है। मैंने फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन लिखा है ना, तो यहाँ पे 42 लिखो एंड नीचे 25 लिखो यहाँ पे। तो 42 ऐड में आएगा एंड 25 लेस में आएगा, तो ऑटोमेटिक 17 ऐड होगा। या फिर एग्जाम में आप डायरेक्टली 17 भी ऐड करो। ये फॉर्मेट इसलिए मैंने ऐसा दिया है, बट चिंता मत करो, एग्जाम में कुछ गलत नहीं होगा, अल्टीमेटली ऐड तो 17 ही हो रहा है ना, सो डोंट वरी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का भी हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू शेयर ऑफ इनकम इन एओपी इन विच एसेट इज मेंबर। मैंने आपको इसका लॉजिक कहा था ऐड में
कि अगर कंपनी एओपी में मेंबर है तो इनकम टैक्स में क्या लिखा है कि एक बार एओपी ने टैक्स भर दिया तो कंपनी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमिलर एडजस्टमेंट बुक प्रॉफिट में भी किया गया है कि ये जो इनकम है ये इनकम टैक्स में भी एग्जेम्प्ट है और इस पर मैट भी नहीं लगेगा, इसलिए उसके खर्चों को ऐड बैक करो और नीचे इनकम है उसको माइनस करो। तो ये खर्चा हम ऐड बैक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो ना इनकम को कंसिडर करेंगे ना एक्सपेंस को कंसिडर करेंगे। तो एक्सपेंस को हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए इसको ऐड करो इनकम में। तो ये 5 लाख ऐड होगा। देखो यहाँ पे दिया एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू, ठीक है। तो फॉर्मेट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, एग्जाम में आप आपके हिसाब से फॉर्मेट करो, कोई सीक्वेंस का इश्यू नहीं है, खाली ऐड लेस, बस एडजस्टमेंट कैसे भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो नथिंग टू वरी। हो गया यहाँ तक? तो दोस्तों ऐड वाला सब कुछ हो गया। तो ऐड में इंपॉर्टेंट क्या था, इसमें ग्रेच्युटी का ध्यान में रखना कि अगर एक्चुअल वैल्यूएशन है मतलब वो एसेट एंड लायबिलिटी है, उसका प्रोविजन अलाउड है, अनएसेट है तो ऐड बैक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग टर्म गेन एंड एग्री इनकम। एग्री इनकम पे मैट नहीं आता है, तो नीचे से इनकम को माइनस करना है, इसलिए उसका खर्चा अपन ने ऐड किया है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो गेन है उस पर मैट लगता है, उसमें मैट एप्लीकेबल है, तो वो इनकम में भी ऐड रहेगा और उसके खर्चे भी अलाउ होंगे, इसलिए हमने इसको ऐड बैक नहीं किया है। उसके बाद एओपी का आपको मैंने अभी बता दिया है। चलो अभी आइटम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट, मतलब ऑलरेडी इनकम में ऐड है, तो या तो ये माइनस होंगे या तो इग्नोर होंगे, दो ही ऑप्शन है। पहला अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम रिजर्व, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि रिजर्व से जो विड्रॉ करेंगे उसको माइनस करना है, तो माइनस करो 12,000। लिखो 12,000। अमाउंट क्रेडिटेड टू P&L फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। नेक्स्ट अमाउंट क्रेडिटेड टू P&L फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। नाउ थोड़ा समझ के काम करो, मैंने आपको बताया था, अगेन लॉजिक बता रहा हूँ। P&L अकाउंट टू डेप्रिसिएशन, जो रिवैल्यूएशन पोर्शन पे आ रहा है 17,000 आ रहा है, एंड यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व से अमाउंट विड्रॉ हुआ है 23,000। तो मैंने आपको कहा था जब एक साथ दोनों एडजस्टमेंट्स होते हैं कि डेबिट में रिवैल्यूएशन के ऊपर का डेप्रिसिएशन भी है, वो हम 17 भी इनकम में ऐड कर रहे हैं और अपन ने ऑलरेडी ऐड किया है, और उसी में से अमाउंट जो विड्रॉ होगा 23,000 वो भी क्रेडिट में लिखा गया है। तो इन दोनों अमाउंट का ओरिजिन एक ही है, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था उस लेक्चर में जहाँ पे मैंने बुक प्रॉफिट का फॉर्मेट डिस्कस किया था। तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों एक साथ अमाउंट आते हैं तो दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वो डबल टैक्स हो रहा है, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 23,000 17,000, कौन सा अमाउंट छोटा है? 17,000, उसको माइनस कर दो नीचे। तो देखो ये 17 टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, वही डबल टैक्स हो रहा है, तो दोनों में से जो छोटा अमाउंट है उसको माइनस करना है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, नहीं समझा तो ये ध्यान में रखना, दोनों में से छोटा अमाउंट क्या करना है? माइनस करना है। आगे नेक्स्ट एग्री इनकम 36,000 माइनस करना पड़ेगा। लिखो, ये नीचे दिया मैंने, एग्री इनकम 36,000। आगे ऊपर उसका खर्चा ऐड किया ना, नीचे इनकम माइनस होगा। लॉन्ग टर्म गेन उसको नहीं हटाना है, उस पर मैट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो ये इनकम में भी ऐड होगा और खर्चा भी अलाउ हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। डिविडेंड इनकम हटाना पड़ेगा और शेयर इन एओपी उसको भी हटाना पड़ेगा। तो 18,000 को माइनस करो, 5.5 लाख को माइनस करो। एग्जाम में आप आपके हिसाब से लिखना, यहाँ पे मैंने आपको सीक्वेंस दिया है, एग्जाम में आप कोई भी फॉलो करो, ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे नाउ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया है एज पर बुक्स। मैंने कहा था इनकम टैक्स का नहीं देखना है, एज पर बुक्स दोनों में से जिसका टोटल छोटा है उसको आपको कंसिडर करना है। तो 55,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000,
तो ये 155 टोटल लेना है और ये आ रहा है 70,000। बोलो टोटल इनमें से जो लेस हुए माइनस होगा। बोलो इनमें से लेस कौन सा है? 70,000 लेस है ना, तो उसको माइनस करो। तो यहाँ पे लिखो 70,000। ठीक है, सो आई थिंक क्वेश्चन इज ओवर। अब हम बुक प्रॉफिट निकालेंगे, बाद में कंपेयर करेंगे। चलो फटाफट ऐड करो। अच्छा, नेट प्रॉफिट में लिखना भूल गया, कितना है नेट प्रॉफिट? लिखो 13,60,000। चलो ये एक बार चेक कर लो, 13,60,000 है ना। चलो पहले ऐड देखो, 3,08,000 प्लस 16,000 प्लस 45,000 प्लस 11,000 प्लस 5 लाख। ऐड करो सब कुछ। तो ये 5 चीज़ ऐड करो, फिर आगे, फिर 47,000 प्लस 10,000 देन 42,000 फिर अगेन 12,000 25,000 17,000 70,000 5,50,000 36,000 एंड 18,000। तो ये सब आपको क्या करना है? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखो जरा चेक कर लो एक बार। ऐड करो सब लोग। नहीं गलत हो गया ना ये, ओ माय आई एम सॉरी एक मिनट, गलत हो गया। ये ऐड लेस का अलग है, वही बोला इतना कैसे आ रहा है। अगेन करते एक मिनट, ये लेस है ना, मैंने पूरा ऐड कर दिया। सो एक मिनट, सो 3,08,000 प्लस 16,000 प्लस 45,000 प्लस 11,000 प्लस 5 लाख प्लस 47,000 प्लस 10,000 प्लस 42,000 9,79,000 आ रहा है ऐड का टोटल। एंड उसमें ऐड करो 13,60,000, तो ये आ रहा है 23,39,000। ठीक है, अभी बराबर है। ठीक है, सो ऊपर 5 अमाउंट है, देख लो एक बार। और यहाँ पे नीचे 3 अमाउंट है। ठीक है, अभी लेस का देखते हैं। लेस में 12,000 प्लस 25,000 प्लस 17,000 प्लस 70,000 5,50,000 एंड 54,000 7,28,000। इसको माइनस करो 2339 से 16,11,000 ये आ रहा है बुक प्रॉफिट। चलो अभी क्या करेंगे, इस पे पूरा टैक्स निकालेंगे और वो 9 लाख पे पूरा टैक्स निकालेंगे, विच एवर इज हायर। चलो करो 16,11,000 इंटू 18.5%। सो 298,035 इंटू 4%। 11,921। तो यह आएगा 298,035 309,956 ये आ रहा है एज पर मैट। अभी इनकम टैक्स के हिसाब से देखते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट 9 लाख दिया है। 9 लाख पे 30% 2,70,000, उसका 4% 6,000 कितना आएगा 10,800। सो आ रहा है 2,80,800। बताओ कौन सा हाइयर है? अगेन मैट इज हाइयर, तो आपको पे करना पड़ेगा 309,956। एंड कितना होगा मैट क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस? सो 309,956 माइनस 2,80,800, तो 29,156 होगा मैट क्रेडिट इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा क्या होगा? मैट क्रेडिट। सो 309
956 माइनस 2,80,800 वो आ रहा है 29,156। इतना कैरी फॉरवर्ड होगा अगले 15 साल के लिए बस। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ये एग्ज़ाम के एक दिन पहले ज़रूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपका काम क्या है, स्कैनर लेके स्कैनर के सभी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आपको आइडिया आएगा कि मैंने जो पढ़ा है वो स्कैनर से हार्ड क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। एंड कभी भी स्कैनर में गलती भी होता है तो थोड़ा संभल के आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दैट्स इट। सो मैथ के क्वेश्चंस हो गए ना। मैंने एक दो केस लॉ दिए, वो कुछ जस्ट काम के नहीं है, मतलब जस्ट इतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको एक बार पढ़ के रख सकते हैं, रेफरेंस के लिए मैंने दिया है, ठीक है। देखो तो ये दिया है, वेयर एसएससी वॉज कंसिस्टेंटली चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन। एक काम करो प्लीज, हेलो, उस सामने का प्लीज डोर बंद करना सर का आवाज आ रहा है, सामने के क्लास का। Where SSC was consistently charging depreciation in its books of accounts at the rate prescribed in income tax rules, and accounts of the SSC has been prepared and certified as per the provision of Income Tax Act 2013. The assessing officer would not have any jurisdiction under 115JB to revoke net profit of the SSC by substituting the rates of depreciation prescribed in Company Act 2000. मतलब क्या दिया देखो जरा, कि एसएससी ने कौन से रूट फॉलो किए, इनकम टैक्स के रेट्स फॉलो किए एंड उसके हिसाब से उसने अकाउंट्स बनाए, ऐसा पहले पैराग्राफ में दिया है, और उसका ऑडिट भी दिया है, ऑडिट भी हो गया है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया है, एसेसिंग ऑफिसर वुड नॉट हैव एनी जुरिडिक्शन अंडर मैट, मतलब मैट में वो अगेन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेगा, by substituting the rates of depreciation as per company act. See, income tax के rates अलग होते हैं, company act के अलग होते हैं। MAT is done as per company act. इनकम टैक्स में जो हमने रेट चार्ज किए वो ब्लॉक ऑफ एसेट जो आपने पढ़े थे वो रेट्स के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन निकाला है, ऑडिट हुआ है, बैलेंस शीट फाइनल हुआ है। एसेसिंग ऑफिसर अभी बुक प्रॉफिट निकाल रहा है ना, तो वो डेप्रिसिएशन को चैलेंज कर रहा है, तो यहाँ पे कह दिया कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगेन मैट के हिसाब से आप नया डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट कैन बी डन, बट वो नहीं होगा डेप्रिसिएशन का। तो देखो क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इन अपोलो टायर्स हेल्ड दैट एसेसिंग ऑफिसर अंडर द एक्ट हैज टू एक्सेप्ट एथेंसिटी ऑफ अकाउंट्स विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ Company Act, which obligates company to maintain accounts in manner provided by Companies Act, and the same has to be scrutinized, certified by the statutory auditor, and will have to be approved by the company in AGM. Therefore, has to be filed before ROC. तो वही दिया है। तो मतलब इस केस लॉ का मतलब क्या है कि एसेसिंग ऑफिसर के पास आपका जो डेप्रिसिएशन है उसको हाथ लगाने के अगेन पावर नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी एक्ट के हिसाब से सब बराबर हुआ है, उसको ऑडिट हुआ है, उसको अगेन मैट के लिए वो रिकैलकुलेट नहीं कर सकता है, वो अधिकार उसके पास नहीं है। तो बस वही दिया केस लॉ में। तो और एक ऐसा केस लॉ आप पढ़ लो, कुछ काम का नहीं है सच, बट एक आपको एक रेफरेंस के लिए दिया कि क्या मतलब मैट से रेट है, इसलिए दिया कि जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऑडिटेड है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वही डेप्रिसिएशन है। सो दैट्स इट दोस्तों। तो यहाँ पे अपन ने टैक्सेशन ऑफ कंपनी एक पार्ट पूरा कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में अपने को 3 पार्ट पढ़ना है। एक था टैक्सेशन ऑफ कंपनी जो हो गया, अब इसमें और एक बाकी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसमें ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। इसमें भी 5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बुक प्रॉफिट के ऊपर 5 मार्क के क्वेश्चंस एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के भी 5 मार्क के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। चलो ना, पहले व्हाट इज डिविडेंड, एकदम बेसिक शुरुआत। डिविडेंड क्या होता है आपको पता है, जो लोग शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं उनको रिटर्न्स दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सो दिस इज नोन टू यू। एंड देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, डीम्ड डिविडेंड। आप सबने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है कि डीम्ड डिविडेंड के 5 क्लॉज है, जहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर को जो एसेट्स वगैरह देती है तो उसको डीम्ड टू बी डिविडेंड माना गया है, एंड उस पर भी कंपनी को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा आपने पढ़ा था। तो इसको सर डीम्ड डिविडेंड क्यों बोलते हैं ये पहले समझ लो, क्योंकि देखो
जब आप डिविडेंड देते हो शेयर होल्डर को तो आपको उसके ऊपर डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव डिविडेंड टू शेयर होल्डर इन सम अदर फॉर्म, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं कैश फॉर्म में डिविडेंड दूंगा तो मेरे को डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं शेयर होल्डर को एसेट्स के फॉर्म में डिविडेंड दूंगा ताकि मेरा डीडीटी टैक्स जो है वो बच जाएगा, जो 15% आपको पता है। तो इसको बोलते हैं लॉ को बाईपास करना। तो काफ़ी सारे कंपनीज ने डिविडेंड टैक्स बचाने के लिए लॉ को बाईपास करने की कोशिश की थी। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया, तो इन सभी चोरियों को गवर्नमेंट ने नाम दिया डीम्ड टू बी डिविडेंड। तो गवर्नमेंट ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो हमको समझ में आ रहा है, बट हम इसको डीम्ड टू बी डिविडेंड मानेंगे एंड इन पांचों के ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इसमें 5 क्लॉज है, ABCD आप सबने पढ़े हैं, खाली ई में अमेंडमेंट हुआ है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मतलब वो लास्ट ईयर ही हुआ है, फाइनेंस एक्ट 2018 का ही है। तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव उसके हिसाब से पढ़ा है तो आपको पता ही रहेगा, बट किसी ने और पहले पढ़ा है तो उसको पता नहीं रहेगा। बट मैं दोनों के लिए रिवीजन लेने वाला हूँ। सो व्हाट इज डीम्ड डिविडेंड समझ में आ गया। जो लोग लॉ को बाईपास करना चाहते हैं टू अवॉइड पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्स, ऐसे चोरियों को पकड़ के गवर्नमेंट ने एक चैप्टर में डाल दिया है जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसको बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड, आई एम सॉरी, एंड उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन है 222, इसमें 5 क्लॉज है, A, B, C, D एंड E। तो पहले इसमें अमेंडमेंट क्या आप समझ लो। ABCD पे पहले बिफोर अमेंडमेंट कंपनी टैक्स देती थी एंड E वाले क्लॉज पे शेयर होल्डर टैक्स देता था। बट 2018 में अमेंडमेंट हुआ है कि E वाले पे भी कंपनी ही टैक्स देगी। सो दैट मीन्स डीम्ड डिविडेंड के जो 5 केसेस थे, पहले 4 पे कंपनी देती थी ABCD पे और E पे हम देते थे, अभी 5 पे टैक्स कंपनी को देना है। 5 पे टैक्स किसको देना है, कंपनी को देना है। ये मैं केसेस पढ़ने वाला हूँ, खाली कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 1034, एंड इन द हैंड्स ऑफ कंपनी टैक्सेबल है। व्हाट इज द रेट, 15% प्लस सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एंड दोस्तों आप सबने एग्जीक्यूटिव पढ़ा है, या अगर आपने मेरे लेक्चर लेंगे तो मैंने आपको एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया था कि ये सरचार्ज जो है ये मैंडेटरी नेचर का होता है, जो 12% है, क्योंकि ये इनकम का सरचार्ज नहीं है। इनकम में कंपनी के लिए 7% और 12% सरचार्ज है। दिस सरचार्ज इज मैंडेटरी नेचर। तो जब भी आप डिविडेंड टैक्स निकालोगे, डिविडेंड 1 करोड़ के अंदर हो या ऊपर हो, ये सरचार्ज कंपलसरी ऐड करना है। वो जो आप समझ रहे हो वो इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज है, ये इनकम टैक्स नहीं मैं दे रहा हूँ, मैं डिविडेंड टैक्स दे रहा हूँ। तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ डिविडेंड टैक्स, 15%, DDT 15% है, सरचार्ज एट 12%। तो 15 इंटू 12% करो, 1.8, तो 16.8 हो गया। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4%, तो इंटू 4%, 0.672 प्लस 16.8, 17.472। तो ये है डिविडेंड टैक्स का रेट। बट इसमें अभी ये अपन ने खाली शायद अपने एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा रहेगा, बट इसमें अभी कैलकुलेशंस अपन ने नहीं किए। तो ये डिविडेंड चैप्टर भी आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे मेरा फोकस न्यूमेरिकल पे रहेगा। एंड ये रहा अमेंडमेंट, शायद अपने पढ़ा ही रहेगा। बस ये अभी कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है, रेट 30% होगा। पहले क्लॉज ई वाला शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था, बट अभी ये कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स, 30%। इंस्टेड ऑफ 15 वो 30 आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही होगा। मतलब 30 पे आएगा 12%, 3.6 ये ऐसे होगा। तो ये आएगा 33.6 एंड 33.6 प्लस 12% प्लस इंटू 4%, 1.344 प्लस 33.6, 34.944। तो ये आएगा आपका डिविडेंड टैक्स। $34.944, दिस इज द अमाउंट पेएबल। मतलब ये रेट है, मैं कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलो
नाउ ये एक एक करके मैं आपको क्लॉज पढ़ाता हूँ, ये एग्जाम में 3-4 मार्क के लिए थ्योरी के लिए आता है। बोलो, तो पहला क्लॉज है क्लॉज ए, देखो क्या है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। अच्छा ना, पहला वर्ड है व्हाट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड। वेदर कैपिटलाइज और नॉट मतलब क्या, कैपिटलाइज करना मतलब क्या बताऊं, रिजर्व को शेयर्स में कन्वर्ट करना है ना। कैपिटलाइज करना मतलब क्या, आपने उसमें से बोनस शेयर्स दिए हैं तो उसको बोलते हैं। सो कैपिटलाइज करना मतलब रिजर्व को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कब हो सकता है, अगर आपने उसके बोनस शेयर्स दिए तो बोनस शेयर्स आर ऑलवेज इशूड आउट ऑफ रिजर्व। तो प्रॉफिट कैपिटलाइज किया हुआ हो या ना हो बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर इज डीम्ड टू बी डिविडेंड इफ इट एंटाइटल्स रिलीज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी ने दिमाग चलाया है, कंपनी को पता है कि अगर हम ऑनलाइन डिविडेंड दे देंगे कैश में, कैश मतलब बैंक चेक से, तो 15 का टैक्स लगेगा। हम उनको उतने रुपीज़ के एसेट्स दे दो ताकि उनको डिविडेंड भी मिल जाएगा और डिविडेंड टैक्स भी बच जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, हमको समझ में आ रहा है तुम टैक्स इवेजन करने की कोशिश कर रहे हो, लॉ को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए हम उसको डीम टू बी डिविडेंड मानेंगे। तुम्हारा इंटेंशन वही है। तो ये जो अपने एसेट्स दिए ना, उस पर कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। इसके लिए 2 कंडीशन है, देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोला है। मतलब क्या सर, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बैलेंस शीट में 10 लाख है एंड शेयर होल्डर को 12 लाख के एसेट्स दिए आपने, तो 10 लाख तक ही डिविडेंड टैक्स आएगा, ऊपर के 2 पे नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड किस में से दिया जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से ही। तो मेरे बैलेंस शीट में 10 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर रिजर्व, एंड मैंने डिविडेंड दिया है, एसेट जो गए बैलेंस शीट से वो 12 लाख के गए, तो 12 लाख पे डिविडेंड टैक्स नहीं आएगा, 10 लाख पे आएगा। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितने एसेट्स है उन्हीं पे आएगा। Such distribution must result in the release of the assets, and वो asset आपको मिलने चाहिए। In case of issue of bonus shares, there is no release of asset, hence issue of bonus shares is not treated as deemed dividend। मतलब जब हम बोनस शेयर्स देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को, उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल केस है, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो रहा है। हाँ, कैश में डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड टैक्स आएगा, एसेट्स देंगे तो भी डिविडेंड टैक्स आएगा, लेकिन अगर आपने इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए तो उसको ना तो डीम टू बी डिविडेंड मानेंगे ना नॉर्मल डिविडेंड मानेंगे, उस पर डिविडेंड टैक्स नहीं आएगा, वो जेन्युइन है, उसमें कोई इवेजन नहीं है, तो वो चलेगा। ठीक है, वो चलेगा। देखो एग्जाम्पल दिया मैंने एक, पारू लिमिटेड परचेज शेयर्स इन मारू लिमिटेड इन 2008। इन August 18 पारू लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स इन मारू लिमिटेड टू इट्स शेयर होल्डर ऑफ अ वैल्यू ऑफ 10 लाख। मतलब क्या, देखो पारू लिमिटेड ने क्या किया है, शेयर्स परचेस किए, मतलब उनके लिए शेयर्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे है। इन August 18 पारू लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स इन मारू लिमिटेड टू इट्स शेयर होल्डर, उनके शेयर होल्डर को उन्होंने दूसरे कंपनी के शेयर्स दे दिए। मतलब वही हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। एसेट कोई भी हो, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, शेयर्स हो सकते हैं। तो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया था, वही शेयर्स शेयर होल्डर को दे दिए ताकि उनको कैश डिविडेंड देने की जरूरत ना पड़े, वो डिविडेंड टैक्स बचा सकते हैं अपन। उनके पास जनरल रिजर्व 11 लाख है, तो सोचो रिजर्व 11 लाख है एंड एसेट्स 10 लाख के दिए हैं, तो बोलो मैंने क्या कहा था, टू द एक्सटेंट ऑफ 11 लाख डीम टू बी डिविडेंड माना जाएगा। बट यहाँ पे 11 लाख का रिजर्व है, लेकिन एसेट्स कितने के गए, 10 लाख के गए ना, तो 10 लाख पे ही कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। एंड 15 लाख के जाते तो फिर 11 पे आता, कितने पे आता, 11, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 11 लाख है, उससे कम एसेट्स दिए अमाउंट के, तो फिर उतना ही होगा। तो यहाँ पे रिजर्व 11 लाख है, लेकिन एसेट्स तो 10 लाख के गए, तो 10 लाख के ऊपर कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 15 लाख के देंगे तो 15 पे नहीं आएगा, मैक्स 11 लाख। 11 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, तो 11 लाख पे आपको टैक्स देना पड़े, मतलब 11 लाख उस केस में आएगा। बट अभी रिजर्व से तो अपन ने कम ही पैसा यूज़ किया है, तो 10 लाख पे पारू लिमिटेड को डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पहला क्लॉज है। दूसरा बी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट, डिबेंचर स्टॉक और डिबेंचर सर्टिफिकेट टू एनी शेयर होल्डर। लॉजिक समझो, एसेट दिया तो चोरी पकड़ ली जाती है क्लॉज ए में, क्लॉज बी में दूसरी चोरी करने की कोशिश की, कंपनी ने शेयर होल्डर को जितना डिविडेंड देना था उतने अमाउंट के डिबेंचर्स दे दिए। मतलब शेयर होल्डर
को डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं किया है, उनको जितने डिविडेंड देना था, सपोज किसी शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए डिविडेंड देना था, बट 1 लाख देंगे तो कंपनी के लिए 15% का कॉस्ट है, वो बचाने के लिए 1 लाख का उसको डिवेंचर सर्टिफिकेट दे दिया। या फिर आपने बोनस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए तो भी नहीं चलेगा। सर ऊपर तो आपने कहा था चलेगा, बोनस टू इक्विटी चलेगा, वो नॉर्मल केस है, बट अगर आप बोनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे तो नहीं चलेगा, वो दिया है। सो बोनस टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं चलेगा। तो इस डीम एज डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब क्लॉज बी में 2 गलतियां आपने की है। शेयर होल्डर को इंस्टेड ऑफ डिविडेंड डिवेंचर्स दे दिए, एंड प्रेफरेंस शेयर्स को आपने क्या दिया है, बोनस शेयर्स दिए। तो जितना आपने दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, आपको उस पर भी डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। देखो, मिस्टर जोर होल्ड्स 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन अ कंपनी हैड रिजर्व ऑफ 50 लाख रुपीज, ठीक है। आउट ऑफ दिस रिजर्व इट इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:4, मतलब 4 के लिए 1। तो आपके पास एज अ प्रेफरेंस होल्डर 2000 शेयर्स है, 4 के लिए 1 मिलेगा, मतलब आपको 500 शेयर्स मिलेंगे, एंड उस शेयर का मार्केट वैल्यू 116 है, मतलब आपको जो शेयर्स दिए है उसका मार्केट वैल्यू है 116 इंटू 500, 58,000, एंड रिजर्व है 50,000, रिजर्व है 50 लाख रिजर्व है, तो ये रिजर्व से तो कम ही दिया है ना। हाँ, तो ये 58,000 पे भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिए, बोनस शेयर्स दिए। तो जितने बोनस शेयर्स दिए कैसे निकाले, 4:1, 1:4 मतलब, अच्छा ये कैसे पढ़ना आपको होता है ना, 1:4 मतलब 1 बोनस शेयर 4 शेयर के लिए है, ऐसा होता है। 1:4 मतलब 1 इज बोनस, तो 4 शेयर के लिए 1, तो 2000 के लिए आपको 500 शेयर्स मिलेंगे। अब उसका मार्केट वैल्यू उस दिन का लेना है 116 है, तो 58,000 रुपीज़ डीम टू बी डिविडेंड माना जाएगा, जिसपे कंपनी टैक्स देगी। तो दिया है, आप पढ़ लो। तीसरी चोरी क्या है, क्लॉज सी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन लिक्विडेशन। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उस समय जो आपको एसेट्स दिए जाएंगे, सेम थिंग, उसको भी डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ सेम थिंग। जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने लेवल तक जितना भी आप एसेट दोगे शेयर होल्डर को, कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये मत पढ़ो। नेक्स्ट, मतलब इसमें क्या मैं बताता हूँ, एक्सेप्शन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, एंड बायबैक ऑफ शेयर्स करोगे तो उसको भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। बस वो एक्सेप्शंस दिए हैं। तो इन 2 केसेस में डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, लेकिन जब शेयर होल्डर को तुम एसेट्स दोगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। देन 4th गड़बड़ अपने की, क्लॉज डी, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय कंपनी रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। अपने शेयर कैपिटल रिड्यूस किया, ये अपने अकाउंट्स में सॉल्व किया रहेगा कि जिसका फेस वैल्यू 10 था उसको 8 करना है। मतलब क्या होगा, जिसने 10 रुपए दिया उसको हम 2 रुपए रिटर्न करेंगे, एंड जिसका 7 रुपए पेड है उससे हम 1 रुपए ले लेंगे। तो ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा रहेगा, अगर अपने अकाउंट्स में पढ़ा, आई डोंट नो आपको टॉपिक है कि नहीं। तो अगर अपने शेयर कैपिटल पर मंथ रिड्यूस कर दिया, तो जितना अपने शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा कैपिटल रिटर्न कर दिया ना, उसको भी डीम टू बी डिविडेंड माना जाएगा। अभी क्लॉज सी एंड डी का मैं आपको लॉजिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना डिटेल में ये आता नहीं। 5 मार्क के लिए पूरा चैप्टर आता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट टैक्स ये 6 चैप्टर 30 मार्क के लिए, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो जो मेन चीज़ें मैं आपको लॉजिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। 30 मार्क्स के लिए 6 चैप्टर्स है, उसमें से एक अकेला चैप्टर 5 मार्क्स के लिए है, मतलब जो लास्ट पेपर का ट्रेंड है। तो बुक प्रॉफिट 5 मार्क के लिए आता है क्या, कभी कभी ये 5 मार्क के लिए आता है। इसलिए मैं आपको जितने लॉजिक रिक्वायर्ड है उतने ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना है, एंड फिर मेरे लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगे, एंड फिर आपको वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो मेरे को टाइम का भी कंस्ट्रेंट रखना पड़ता है, बट जहाँ जहाँ पे लॉजिक रिक्वायर्ड है मैं 100% आपको बताऊँगा। तो ये 2 आप छोड़ दो, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जैसा पढ़ के आगे जाओ। देखो एग्जांपल दिया है, बाहुबली लिमिटेड हैज इशूड बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर, सब्सिक्वेंटली कंपनी हैज रिड्यूस्ड शेयर कैपिटल एंड रिफंडेड 5 पर शेयर टू द शेयर होल्डर। कितना ड्रिंक किया पर शेयर, 5 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट शेयर होल्डर को मिलेगा ये कंपनी के हाथ में डीम टू बी डिविडेंड माना जाएगा। एंड नाउ आता है क्लॉज ई, जिसमें 2018 में अमेंडमेंट हुआ है।
अपना फाइनेंस एक्ट 19 है, जिनका फाइनेंस एक्ट 18 के हिसाब से बच्चे पास हुए तो आपने पढ़ा रहेगा, बट जो उसके पहले थे उन्होंने नहीं पढ़ा रहेगा। तो देखो क्या है, मैं पढ़ाता हूँ सबके लिए। क्लॉज ही क्या, देखो, एनी लोन एडवांस की बात चल रही है, वेदर इन कैश और काइंड, कैसे भी दो, गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो पहले ये समझते हैं, सो क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होता है? क्लोजली हेल्ड का मतलब है प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक को शेयर इशू नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं क्लोजली हेल्ड। आप सब लॉ के स्टूडेंट हो, सो आपको एकदम बेटर पता है क्लोजली हेल्ड क्या है। क्लोजली हेल्ड का मतलब है प्राइवेट कंपनी, ओके, जिनके शेयर्स कुछ लिस्टेड वगैरह नहीं है, उन्होंने शेयर होल्डर को लोन दिया है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो उसको पहले शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स देना पड़ता था, अब इसको कंपनी के हाथ में टैक्स देना है, ठीक है ना। तो अब इसमें आपके पहले डाउट्स क्लियर करता हूं कि सर क्लोजली हेल्ड कंपनी हमको समझ में आ गया, इन्होंने शेयर होल्डर को लोन दिया है तो उसको डीम्ड डिविडेंड क्यों मानेंगे? सेम लॉजिक, अगर कंपनी उसको डिविडेंड देती तो अगेन डीम्ड डिविडेंड टैक्स लगता। सिर्फ डिविडेंड टैक्स सबके लिए, प्राइवेट कंपनी हो या कोई भी कंपनी, जहाँ पे आता है सबके लिए डिविडेंड टैक्स है। तो प्राइवेट कंपनी भी नहीं चाहते कि हम जब शेयर होल्डर को डिविडेंड दे तो उस पर टैक्स लगे, लेकिन उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए उसको दिखा रहे कि हमने उसको लोन दिया है। हमने उसको क्या दिया है? लोन दिया है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये लोन दे रहे मतलब हम उसको डीम टू बी डिविडेंड नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने अगर कैश फॉर्म में डिविडेंड दिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो बचाने के लिए आप उसको लोन दिखा रहे हो खाली ऑन पेपर कि हमने उसको डिविडेंड नहीं दिया, हमने उसको लोन दिया है, तो भी कंपनी के हाथ में डिविडेंड माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट बताता हूँ। फिर कंपनी क्या करती है, मैनेज करने के लिए शेयर होल्डर से इंटरेस्ट भी लेती है, बाद में शेयर होल्डर इस पैसे को रिटर्न भी करता है, तो भी कंपनी का डीम्ड डिविडेंड माना ही जाएगा। सो शेयर होल्डर ने आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया तो भी नहीं चलेगा, शेयर होल्डर बाद में पैसा रिपे कर रहा है तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो जब रिपे करेगा तो ये यूज़ करके रिपे करेगा। मतलब शेयर होल्डर ने उस पैसे का यूज़ किया है, फिर वो उसके बिजनेस में यूज़ करेगा, उसका एफडी करेगा, ही हैज़ यूज दैट मनी। भले वो आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है, गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट प्रोविजन, हम इसको डीम टू बी डिविडेंड मानेंगे। एंड अमेंडमेंट के बाद कंपनी को टैक्स देना है 30%। बिफोर अमेंडमेंट शेयर होल्डर देता था, अभी कंपनी को ही टैक्स देना है कंपल्सरी, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, बट कौन सा शेयर होल्डर? नॉट एवरी, टू स्पेसिफाइड शेयर होल्डर। मतलब कोई भी नहीं, who legally as well as beneficially hold not less than 10% वोटिंग पावर। मतलब जिसके पास कंपनी के 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स है, उसको अगर आपने लोन दिया तो ही कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो नॉट एनी शेयर होल्डर, उसके पास कंपनी के कितने होने चाहिए शेयर्स? 10%। अब यहाँ पे दो वर्ड है, लीगली एज वेल एज बेनिफिशियली। मतलब ये 10% लीगली है, मतलब उसने खुद परचेस किया, एंड व्हाट इज बेनिफिशियली? उसको किसी ने तो भी गिफ्ट दिया है। तो टोटल उसके पास 10 से अगर ज़्यादा है, उसमें से कुछ खुद के परचेस किए या उसको किसी ने बेनिफिशियल ओनर बना दिया, उसको किसी ने गिफ्ट दे दिए। बेनिफिशियल मतलब उसने परचेस नहीं किया बट समहाउ उसको मिल गए, तो उसको किसी कंपनी के, उसी कंपनी के शेयर्स किसी ने गिफ्ट दे दिए 4%, और 7% उसने खरीदी किए थे, टोटल हो गए 11, तो भी चलेगा। तो खुद परचेस किए हुए प्लस किसी से गिफ्ट मिले हुए, तो ऐसे शेयर होल्डर को अगर कंपनी ने लोन दिया तो फिर वो कंपनी का इनकम माना जाएगा, कंपनी को 30% टैक्स देना है। दूसरा, टू एनी कंसर्न, मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर को लोन नहीं दिया है क्योंकि कंपनी की पहली चोरी पकड़ी गई, अभी दूसरी चोरी करने की कोशिश। टू एनी कंसर्न मतलब वो HF होगा, फर्म होगा, AOP है, कंपनी, किसी कंसर्न को लोन एडवांस दिया है, इन विच सच स्पेसिफाइड मेंबर होल्ड्स सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब देखो क्या है, ये A लिमिटेड है, दिस इज क्लोजली हेल्ड कंपनी, इन्होंने लोन दिया है HUF को, ठीक है, और इनका एक मेंबर है जो है P के पास A लिमिटेड के 12% शेयर्स है, और P का HUF में 20% है, उससे ज़्यादा है, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मतलब A लिमिटेड ने किसी को भी लोन नहीं दिया है, ऐसे बंदे को ही लोन दिया है जिस कंसर्न में उस शेयर होल्डर का P का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। नाउ व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? आप पढ़ चुके हो, जिसके पास 20% है, उससे ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है समझो आप, चोरी,
HF पैसा विड्रॉ करके P को दे देगा बाद में, क्योंकि P के पास HF का कंट्रोल है, 20% है, उससे ज़्यादा शेयर्स है। पहले केस में क्या करता था, A डायरेक्टली P को देता था, तो वो क्लॉज ए में चोरी पकड़ लिया उन्होंने, ए पॉइंट में पकड़ लिया, तो ये चोरी करने का नया तरीका। P का जिस कंसर्न में सफिशिएंट इंटरेस्ट है उस कंसर्न को लोन दो, करेक्ट ना। तो इनडायरेक्टली बाद में वो क्या करेगा, कंसर्न P को लोन ट्रांसफर कर ही सकता है वो, है ना। तो ये गवर्नमेंट को समझ में आ गया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा भी नहीं चलेगा। तो बिफोर अमेंडमेंट क्या था, ये HF टैक्स भरता था, हाँ ये रिसिपेंट के हाथ में टैक्स बोलता, P के नहीं। बट अभी आफ्टर अमेंडमेंट हर एक पे कौन टैक्स देगा, ए लिमिटेड टैक्स देगा 30%। तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है, आप चाहे तो लिख के रखो। तो पहले केस में P को दिया है तो भी ये टैक्स देगा, दूसरे केस में ऐसे कंसर्न को दिया है जिस कंसर्न में P का 20% है उससे ज़्यादा है, तो उसको भी टैक्स। एंड गवर्नमेंट का मानना है अल्टीमेटली पैसा P यूज़ कर रहा है, तो ए को ही टैक्स देना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, 30%। ये था B। एंड तीसरा, ये हटा दो, तीसरा, टू एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर, मतलब क्या है, P के कहने पे किसी और को लोन दिया है ना। तो पहले केस में क्या था, A ने डायरेक्टली P को लोन दिया तो A का इनकम माना जाएगा। दूसरे केस में क्या था, A ने HF को लोन दिया है जिसमें P के पास सब्सिडेंट इंटरेस्ट है, वो भी चोरी पकड़ेगी। अभी A ने क्या किया है, P के कहने पे R को लोन दिया है, ऑन बिहाफ ऑफ P किसी और को लोन दिया है, तो वो भी ए का ही इनकम माना जाएगा। मतलब 3 प्रकार से ए लिमिटेड ने ट्राई किया P को पैसा देने का। पहले डायरेक्टली P को लोन दिया तो भी ए के इनकम में ऐड होगा। दूसरा, ए का जिस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसको लोन दिया तो भी ए का इनकम होगा। तीसरा, ऑन बिहाफ ऑफ P किसी और को लोन दिया है तो P के कहने पे R को लोन दिया है, मतलब P के कहने पे दिया है ना, मतलब इनडायरेक्टली वही होगा, R से विड्रॉ करके P यूज करेगा, सेम लॉजिक। तो अगेन कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो ए लिमिटेड को ही उस पर टैक्स देना है। किसको देना है, ए लिमिटेड को टैक्स देना है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ, कितना आएगा DDT, 30% आपको डिविडेंड टैक्स देना है। कितना देना है, 30% डिविडेंड टैक्स देना है उसके ऊपर कंपनी को। बाकी ABCD पे 15%, लेकिन D पे कितना है, E पे कितना है, 30%। अच्छा, अभी एक नोट है, ये प्रोविजन अप्लाई कब होगा, अगर लोन एडवांस दिया है कंपनी ने तो। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जहाँ पे कंपनी ने अगर लोन एडवांस दिया तो भी उसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। कौन सा एक्सेप्शन, अगर कंपनी का नॉर्मल बिजनेस ही लोगों को लोन देने का है, मतलब अगर कंपनी बैंकिंग कंपनी है, बताओ बैंकिंग कंपनी का काम क्या होता है, लोगों को लोन देना, करेक्ट। तो अगर बैंकिंग कंपनी ने लोन दिया तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनका वो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है। देखो वही दिया है, if a banking company has advanced any loan in the ordinary course of business to specified member, then उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्योंकि बैंक का बिजनेस ही लोगों को लोन देना है, तो उस केस में वो इनकम नहीं माना जाएगा। इज दिस क्लियर। तो ये था डीम डिविडेंड। आगे देखो एक क्वेश्चन दिया है, अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। केस स्टडी है, AP लिमिटेड गिव्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंडेड 31 मार्च 20 चाहिए यहाँ पे। पेड अप इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड इनटू 10 ईच, ABCD आर द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मतलब 4 शेयर होल्डर है ABCD, हर एक के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है जो फुल्ली पेड है, ओके। रिजर्व ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 40 लाख थे। करेंट ईयर का सरप्लस कितना है, 10 लाख है, मतलब ओपनिंग रिजर्व 40 लाख है, करेंट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख, मतलब 50 लाख का टोटल रिजर्व है एक्यूमुलेटेड। आगे करंट लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर 1 लाख है, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दिया है। फिक्स एसेट्स दिया है ओनली 1 आइटम, दैट इज ऑफिस बिल्डिंग 11 लाख, मतलब ये बैलेंस शीट आपको नहीं दिया, उसमें से कुछ आइटम का इन्फॉर्मेशन दिया है। देन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ 40,000 दिया है, करंट एसेट्स दिया है 30 lakhs, ठीक है। लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड इन द ईयर एंड आउटस्टैंडिंग वेयर 13,60,000, ये आपने को देखना है। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने 13,60,000 का लोन दिया है टू दिस स्पेसिफाइड मेंबर्स। अगर है कौन है मेंबर, ABCD, तो आपने को देखना है कि ये लोन इनकम होगा कि नहीं होगा। तो अगर वो क्लॉज ई में जो मैंने आपको 3 केसेस बताए, अगर उसमें फिट हो रहा है
तो फिर ए लिमिटेड को टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। चलो देखते अभी क्या क्या है। पहला, ट्रेड डिपॉजिट ऑफ ये 1 लाख है। Trade deposit of 1 lakh given to A. He supplied softy ice cream machine in March 17 and the advance was adjusted against the cost of machinery supplied. मतलब हमने उसको 1 लाख दिया है, बोलो ये लोन दिया है या उसने मशीन सप्लाई किया उसके अगेंस्ट हमने दिया है? हाँ, मशीन के अगेंस्ट दिया है ना, तो बोलो ये क्या डीम डिविडेंड मानेंगे क्या? नहीं, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। हाँ, लोन का मतलब क्या है? आपने उसको पैसे यूज करने के लिए दिया है, ये लोन नहीं है ना, आपने उससे मशीन खरीदी किया है। आपने उसको 1 लाख रुपए देके उससे मशीन खरीदी किया है, भले वो स्पेसिफाइड मेंबर है, आई अंडरस्टैंड। सर कैसे पता चलेगा स्पेसिफाइड मेंबर है? क्योंकि उसके बाद 10,000 शेयर है ना, उन्होंने बोला है ना। ओके, अब इसमें 1 मिनट मेरे को एक चेक करने दो। हाँ, एक इसमें रह गया है। ठीक है, तो बोलो, तो ये 1 लाख ये एडवांस दिया है। अच्छा, अभी एक चीज़ बता दूँ, कंपनी के टोटल शेयर्स 40,000 है, क्योंकि लिखने का रह गया है। देखो कैसे, हर एक के पास 10,000 शेयर्स है ना, ईच बोला है ना, एंड 4 लोग है ABCD, मतलब टोटल कंपनी के शेयर 40,000 हो गए। 40,000 में से 10,000 सबके पास है, मतलब उनके पास 25% है, मतलब 10% से ज़्यादा है। तो ये स्पेसिफाइड मेंबर है। किसको बोलते हैं स्पेसिफाइड मेंबर? जिसके पास 10% से ज़्यादा होने चाहिए तो ही प्रोविजन अप्लाई होगा। तो 40 में से हर एक के पास 10-10 है, मतलब 25% का स्टेक है उनका। चलो, तो बोलो पहले केस में डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, क्यों? अरे ये लोन नहीं है, ये लोन देके, ये पैसा देके उससे मशीन खरीदा है। दूसरा, लोन ऑफ 3 लाख गिवन टू बी आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज रीपेड बाय हिम। ये मैंने आपको कहा था। अभी देखो, ये लोन दिया 3 लाख, हाँ ये क्लियर कट ए का इनकम माना जाएगा सर, लेकिन वो तो रीपे हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, आप लोन का इंटरेस्ट दो, आप लोन को रीपे करो, इसको डीम डिविडेंड माना जाएगा। भले वो रीपेमेंट 31 मार्च के पहले हुआ है। देखो, जनवरी 20 को लोन दिया है एंड रिपेमेंट मार्च 30 को हुआ है, मतलब देखा जाए तो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग जो है वो 2 लाख ही है, फिर भी रिपेमेंट का देखना ही नहीं है। जितना लोन दिया उन्होंने वर्ड फोकस किस पे किया? लोन गिवन बोला है, बैलेंस पे नहीं बोला है। तो लोन तो 3 लाख दिया था ना, पूरा 3 लाख कंपनी के हाथ में क्या होगा? डीम टू बी डिविडेंड होगा। देखो यहाँ पे दिया है, आप पढ़ लेना, आंसर दिए नीचे। तो 1 लाख को डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे क्योंकि वो तो नॉर्मल सप्लाई है, लेकिन 3 लाख को डिविडेंड मानेंगे। उसने पैसा रीपे करो, इंटरेस्ट दो, फिर भी मानेंगे, कोई इलाज नहीं है। तीसरा, 3 लाख गिवन टू सी एट द स्पेसिफिक, मिसेस सी को दिया है एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ सी। सी मतलब शेयर होल्डर है, 25% स्टेक है, उसके कहने पे किसी को लोन दिया। अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर किसी मेंबर के कहने पे या उसके बिहाफ पे किसी को लोन देंगे तो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। तो ये भी 3 लाख पे क्या मानेंगे? डीम डिविडेंड मानेंगे, है ना। एंड ये टैक्स, ये टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी होगा। अगेन इट विल टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट, लोन ऑफ 4 लाख टू DHOF हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डी। अभी देखो, ये थोड़ा क्रिटिकल केस है। 4 लाख का लोन डी को दिया, डी कौन है? और एक स्पेसिफाइड मेंबर है, उसके पास भी 25% शेयर्स है। ठीक है, ओके। नाउ हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ डी है। हाँ देखो क्या मतलब, लोन ऑफ 4 लाख टू DHOF हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड नेम इन द नेम ऑफ डी। मतलब शेयर्स तो डी के नाम पे है, करेक्ट ना, लेकिन बेनिफिशियल शेयर होल्डर कौन है? DHOF है। ये अपने पढ़ा था ना, बेनिफिशियल को भी दिया। बोलो क्या करना है, सोचो। मतलब डी के शेयर से, बट बेनिफिशियल ओनर डी ने उसको HOF को शेयर्स दे दिए एंड उसको लोन दिया। तो मैंने आपको कहा था ना कि अगर बेनिफिशियल भी है तो भी प्रोविजन अप्लाई होगा, तो ये भी आपका इनकम माना जाएगा। ओके, बट देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या, देखो आप डिविडेंड मानने के लिए 3 कंडीशंस है। पहला देखो, पहला क्या है? लोन डी को देना चाहिए। बताओ यहाँ पे लोन डी को दिया है क्या?
डी एच एफ को दिया तो वहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा प्रोविजन क्या है, एच एफ को दिया है बट डी का उसमें स्टेक 20% है कि नहीं पता नहीं अपने को, क्योंकि एच एफ को अगर लोन देंगे तो डी का स्टेक उसमें अगर 20% है तो ही डीम्ड डिविडेंड होगा, तो वो स्टेक पता नहीं कितना दिया है। एंड तीसरा उसके कहने पे भी नहीं दिया है, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है ना। पहले डी को तो लोन दिया नहीं, डी को लोन देंगे तो स्ट्रेटिफाई होगा ही क्योंकि डी के पास 25% शेयर्स है। एच एफ को लोन दिया है, एग्रीड, बट एच एफ को जो लोन दिया है वो भी कंपनी के हाथ में डीम्ड डिविडेंड होगा, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, जो बंदा डी है उसका एच एफ में क्या होना चाहिए, 20% या उससे ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिया है तो उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा। देखो, डी इज द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, हाउएवर ही डज नॉट हैव बेनिफिशियल इंटरेस्ट in these shares. AHF is a beneficial owner of these shares, yet is not registered shareholder. Therefore, loan of 4 lakh neither deemed in the hands of D. तो ये deemed dividend वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो इस 4th क्वेश्चन को छोड़ दो, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए आपको थोड़ा HF का ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी है। बस आप 3 क्वेश्चन पे फोकस करो, कैसे होगा। तीनों को समझ में आएगा तो बताओ पहले केस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बिजनेस का ही नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन ही है, उसने मशीन सप्लाई किया इसलिए हमने उसको लोन दिया, पैसा दिया है, तो उसको लोन नहीं मानेंगे, ठीक है। एंड बाकी तो सेकंड एंड थर्ड में तो लोन माना ही जाएगा। खाली 4th पॉइंट छोड़ दो, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, एचओएफ का नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि उसके लिए अगेन एचओएफ के बहुत सारे इश्यूज आएंगे जो अपने को सिलेबस में नहीं है, तो मेरे को काफ़ी सारे एचओएफ के रेफरेंसेज यूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए आप उसको छोड़ दो ना। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो क्या है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है कि क्लॉज 222 आने के लिए क्या होना चाहिए, उस बंदे के पास बेनिफिशियल होने चाहिए, कितने चाहिए, 10% उससे ज़्यादा, ये अपन ने पढ़ लिया है। कंसर्न का मतलब बता दिया है, सब्सिडी इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया है, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो ना, ये पढ़ना है। देखो क्या पॉइंट नंबर 7, द फैक्ट दैट लोन और एडवांस इज रिपेड डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई। मतलब क्या है, जो मैंने कहा था कि आप लोन रिपे करो या मत करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस बाकी ये मत पढ़ो, ये भी मत पढ़ो। 10 पढ़ो। 10 में क्या दिया है, 10 में दिया कि अगर आप उससे इंटरेस्ट भी ले रहे हो तो भी प्रोविजन आप कंपनी के हाथ में ऐड होगा। ये मैंने आपको पहले कहा था कि वो बंदा रीपे कर रहा है तो भी आपका इनकम है, वो इंटरेस्ट दे रहा है तो भी आपका इनकम है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी है, बाकी कुछ काम का नहीं है। हाँ, ये पढ़ते हैं। अभी देखो 12 क्या है, वेयर एज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ABCD, जो अपन ने 4 पढ़े थे, द पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज डीम एज अ डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अच्छा आई एम सॉरी, ये नहीं, सॉरी 13 पढ़ना है, सॉरी। हाँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज A अप्लाइज टू लोन एडवांस गिवन बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी, वेयर एज सेक्शन ABCD अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज। मतलब उसमें जो ABCD है वो सभी कंपनी के लिए अप्लाई होंगे, लेकिन ई वाला जो है वो ओनली प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, अ क्लोजली हेल्ड कंपनी हैविंग रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 20 lakhs गिव्स लोन ऑफ 10 lakh at 12% इंटरेस्ट टू शेयर होल्डर X who hold 10% शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी का रिजर्व 20 लाख के हैं एंड उन्होंने शेयर होल्डर को 10 लाख का लोन दिया एट 12% इंटरेस्ट, ठीक है। और जिसका 10% शेयर्स भी है, मतलब ये कंपनी के हाथ में डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, क्योंकि उस शेयर होल्डर के पास 10% से ज़्यादा शेयर्स है। सर वो इंटरेस्ट दे रहा है तो भी प्रोविजन अप्लाई होगा, सर वो रीपे कर रहा है तो भी प्रोविजन अप्लाई होगा। मिस्टर एक्स पेज इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 टू कंपनी, ठीक है, उसने कंपनी को इंटरेस्ट दिया है। रुपीज 10 लाख इज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 इन द हैंड्स ऑफ, यहाँ पे करो A कंपनी, है ना, इन द हैंड्स ऑफ A चाहिए यहाँ पे। तो ये कंपनी के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। However, 120 पेड बाय मिस्टर एक्स शैल नॉट बी अलाउड डिडक्शन फ्रॉम। अच्छा ये काम करो,
ये अभी गलत, एक मिनट इसको आप कट कर दो, मैं बताता हूँ क्या है, मैं आपको चेंज करके देता हूँ। सुनिए इशू क्या है, ये शेयर ने 1,20,000 का इंटरेस्ट दिया है ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि ये 1,20,000 का शेयर को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वहाँ पे दिया है, करेक्ट ना। सो इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस इतना इसमें समझो आप। 10 लाख तो कंपनी को टैक्स भरना ही है, ये जो 1,20,000 शेयर ने कंपनी को इंटरेस्ट दिया है उसका डिडक्शन शेयर को नहीं मिलेगा। लेकिन लास्ट पॉइंट में क्या दिया है, अगर उसने वो लोन बिजनेस के लिए यूज़ किया है तो फिर उसका 1,20,000 का उसको डिडक्शन मिलेगा। मतलब ये जो लोन दिया है कंपनी ने शेयर को, पॉइंट नंबर 1 ये कंपनी का इनकम माना जाएगा, सर समझ में आ गया। ये लोन शेयर किस काम के लिए यूज़ कर रहा है, अगर तो ये 120 का उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है तो फिर वो 120 का डिडक्शन क्लेम कर सकता है, ऐसा उसमें दिया है। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। नाउ ये एक मैंने लिस्ट दिया दोस्तों कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या आता है, ये जस्ट पढ़ के रखना, आपको कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर योर अकाउंट, मतलब इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इन सबको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माना जाता है। तो मैंने क्लॉज ई में, मतलब डीम में जहाँ जहाँ पे अपन ने पढ़ा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये सब ऐड होता है बस। तो आज अपन इस लेक्चर में इतना ही करने वाले हैं। तो मैंने आपको डिविडेंड का आज डीम डिविडेंड पार्ट इंट्रोड्यूस किया है, मतलब उसमें अपन ने डीम डिविडेंड के 5 सेक्शन पढ़े, जरा एक बार रिवाइज करते हैं। क्लॉज ABCD पे पहले भी कंपनी टैक्स देती थी, आज भी कंपनी ही देगी। ई में पहले अपन देते थे, ई में अभी कौन देगी टैक्स, कंपनी देगी। रेट कितना हो गया 30%। एंड ई में 3 केसेस है, पहला अच्छा ई में कंपनी कौन सा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी, विच इज़ द फर्स्ट केस। पहला कंपनी ने ऐसे शेयर को लोन दिया है जिसके पास कंपनी के 10% है, उससे ज़्यादा शेयर्स है, तो वो कंपनी का इनकम माना जाएगा। दूसरा, कंपनी ने किसी कंसर्न को लोन दिया है जिस कंसर्न में उस मेंबर के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी कंपनी का इनकम माना जाएगा। एंड तीसरा, कंपनी ने उस मेंबर के कहने पे किसी और को लोन दिया है, तो भी कंपनी का इनकम माना जाएगा, एंड जिस पे टैक्स रेट आएगा 30%। बस। सो ये अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। अमेंडमेंट मतलब इस साल का नहीं है, लास्ट ईयर का ही है, बट अगर किसी ने 2-3 साल पहले एग्जीक्यूटिव पढ़ा है तो उनके लिए एक रिविजन था। तो इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं एंड फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क क्या है, स्कैनर में से बुक प्रॉफिट के सभी क्वेश्चन सॉल्व करो। मतलब आपको आइडिया आएगा कि अपन ने जो कवर किया इज मोर देन स्कैनर, मैंने सभी चीज़ें कवर किए। स्कैनर में से क्यों ट्राई करो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। देन इंस्टीट्यूट देखो RTP देता है, MTP देता है, मॉडल रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर, वो भी सॉल्व करना। खाली ज़रा चेक करना कि वो अमेंडेड है कि नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे तो ज़रा बस अमेंडेड है, अपना फाइनेंस एक्ट 2019 है, तो अगर 2018 के हिसाब से तो वो स्कैनर आप सॉल्व मत करो, लेटेस्ट स्कैनर लो एंड फिर आप सॉल्व करो। MTP RTP अगर अपडेटेड है तो ही सॉल्व करो, नहीं तो आपका आंसर मैच नहीं होगा एंड आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे सर ये गलत हो रहा है। सो अगर वो अपडेटेड है एज पर फाइनेंस एक्ट 19 से सब चेक करो, एंड अमेंडेड है तो ही वो यूज़ करो, एंड देन इफ हैव एनी डाउट्स यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है। पुराने कृपया सॉल्व मत करो क्योंकि उसमें तो फ़र्क आने ही वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप जो स्कैनर यूज़ कर रहे हो वो एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 होना चाहिए, जो जून दिसंबर 20 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। MTP RTP इंस्टीट्यूट जल्दी अपडेट नहीं करता है, तो प्लीज़ चेक करो कि वो अपडेटेड है कि नहीं, फिर आप सॉल्व करो एंड देन गो अहेड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद भी कुछ अड़चन आती है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, डिविडेंड अपन कंटिन्यू करेंगे।